Hello everyone, my name is Saloni and I welcome to all of you in our YouTube classes Dear Mayank Sir। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की जो क्लासेस है वो जीके के लिए होने वाली हैं, जो कि यूपी पुलिस के लिए हैं। और आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करते रहेंगे। अगर ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। यस, सो द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, दे आर राइट। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय या फिर बिहार। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक हार्डकोर्ट पर खेला जाता है, कहाँ पर खेला जाता है ये बताना है आपको। लंदन क्वींस क्लब, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर फ्रेंच ओपन। आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज, सभी लोग जवाब दीजिए। यस, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देयर राइट। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट सिंथेटिक हाई कोर्ट पर खेला जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कौन से राज्य के सिवाय निम्नलिखित में से सभी राज्यों से होकर गुजरती है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, ये बताना है। ऑप्शन है आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और मिजोरम। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। जो कर्क रेखा है वो हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं इसे, मित्र पर घमचाजार। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉइंट्स को ज़रूर नोट करते रहिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन है आपके 1982, 1991, 1987 या फिर 1993। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1987। 1987 में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? चलिए आप लोग बताइए, छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके विशाखा हरी, अनिमा चौधरी, इला अरुणा एंड शारदा सिन्हा। सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी बोला है शारदा सिन्हा, दे आर राइट। छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका हैं शारदा सिन्हा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या फिर गुजरात। सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। जो उड़ीसा है
वो भारत में उड़ीसा राज्य जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एल्यूमिनियम के उत्पादक में जो बॉक्साइट का प्रयोग होता है वो प्रमुख कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? चलिए आप सभी लोग बताइए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय। आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। इनको क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस को, तो उनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा या फिर बापू के नाम से जाना जाता है। और बात करें अगर राजेंद्र प्रसाद की, तो इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। किन्होंने फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन आपके बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर जहांगीर। आप सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अकबर। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? सर पे कलश रखते हैं और बैलेंस करके डांस करते हैं। कौन से दक्षिण भारत के कौन से लोक नृत्य की शैली है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके महिलाट्टम, कारगट्टम, कोलाट्टम या फिर अप्पुअट्टम। आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कारगट्टम है, इसमें क्या होता है कि जो नर्तकी होती है वो सर पे कलश रख के बैलेंस बना के डांस करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, ये बताना है। ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू। आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया हुआ था। कब? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1923 को, 1923 को। आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन है आपके 21%, 30%, 6% या फिर 15%। सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी जवाब दिया 15%, दे आर राइट। जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो होती है वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक हो नहीं सकती। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है भारतीय संविधान में? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 39A या फिर अनुच्छेद 21A। सभी लोग जवाब देंगे। एवरीवन ट्राई टू गिव द आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार प्रदान
किया जाता है, मतलब ये राइट है, ठीक है, रिटन है, रिटन फॉर्म में है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में भारतीय संविधान में डाला गया था। कब? 2002 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन है आपके कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जो मध्य प्रदेश है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान पहले स्थान पे। दूसरे पे कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तीसरे पे, तो तीसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे। तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पांचवे पे है गुजरात। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वर्ष में भारत में भेजा गया था। कौन से वर्ष में साइमन कमीशन भेजा गया था भारत से, ये बताना है। ऑप्शन है आपके 1938, 1919, 1918 या फिर 1928। आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1928, ठीक है। साइमन कमीशन को जनवरी 1928 में भारत के लिए रवाना किया गया था और साइमन कमीशन जो था वो 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा था। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। आप सभी लोग नोट डाउन करते रहिएगा, लिख दे रही हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आप सभी लोग जवाब देंगे, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है आपके 2017, 2012, 2018 या फिर 2015। सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज 2K15। जिन्होंने भी जवाब दिया 2015, दे आर राइट। तो नीति आयोग है उसका गठन जो है 2015 1 जनवरी को किया गया था, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे अरविंद पनगटिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप किसके द्वारा निर्मित कराया गया था, ये बताना है। ऑप्शन आपके चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या फिर बिंदुसार। सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? सभी लोग जवाब दीजिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक। जो सम्राट अशोक थे इनको देव नाम प्रिय भी बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने शासन किया था कहाँ से कहाँ तक, ये बताना है। कितने ईयर तक? 1621 से 1659, 1626 से 1659, 1621 से 1616 या फिर 1628 से 1658। सभी लोग जवाब देंगे। तो जो मुग़ल सम्राट थे वो शाहजहां ने कितने साल तक शासन किया था? उन्होंने 30 साल तक शासन किया था। कितने साल तक शासन किया था? 30 साल तक शासन किया था। राइट आंसर है आपका 1628 से 1658 तक, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है आपके। ऑप्शन है आपकी झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। जोग जलप्रपात कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपकी झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। सो द राइट आंसर इज
कर्नाटक। जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये जलप्रपात शारावती नदी पर पश्चिम घाट में स्थित है, शारावती नदी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? मानक मध्याह्न रेखा बतानी है, ठीक है। ऑप्शन है आपके 52 अंश 30 मिनट पूर्व, 82 अंश 50 मिनट पूर्व, 72 अंश 30 मिनट पूर्व, या फिर 82 अंश 30 मिनट पूर्व। सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी जवाब दिया है 82 अंश 30 मिनट पूर्व, दे आर राइट। और ये होकर कहाँ से गुजरती है? तो ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। मिर्ज़ापुर कहाँ है? यूपी में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन है 9, 7, 8 या फिर 11। सभी लोग जवाब देंगे। मैच के दौरान कितने लोग भाग लेते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 9। जो खो खो होता है, खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी भी मैच के दौरान प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन है आपकी ठुमरी, गजल, तराना या फिर ध्रुपद। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। उदय भावलकर किससे संबंधित है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ध्रुपद विधा से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है, ये बताना है। समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व आवागमन का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, कोई भी पेशा या कार्य क्षेत्र अपनाने का अधिकार, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार भारत के संविधान अनुच्छेद 19D से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो धातु है वो युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पारा, निकल, चांदी या फिर कोबाल्ट। सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज पारा। ठीक है, जो पारा है, पारा युक्त मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? संलय कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? इबोला उत्पन्न करने वाला कारक। ऑप्शन है आपके कवक या फफूंद जिसको बोलते हैं, परजीवी, विषाणु या फिर जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी बताया दे आर राइट। जो विषाणु होता है, ठीक है, विषाणु जो वायरस है, ठीक है, प्राणघातक बीमारी का कारण यही होता है। इबोला जो संक्रमण विषाणु होता है वो केवल बीमार व्यक्ति के शरीर से निकले किसी तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ऑप्शन है आपके, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, या फिर प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? संसद के दोनों सदन, तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें पूछा है
इसमें बोल रहा है लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, या फिर राज्यसभा सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, या फिर प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके संविधान प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया था संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956, संविधान 35वें संशोधन अधिनियम 74, संविधान 24वें संशोधन अधिनियम 1971, या फिर संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा समाजवादी। सभी लोग ट्राई कीजिए आंसर देने का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। संविधान का 42वां जो संशोधन अधिनियम है 1976 के द्वारा समाजवादी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना शब्द में जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का संसद की किसी सदन का ... की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गवा देता है। कोई भी केंद्रीय संसद के किसी भी सदन का कितना टाइम लगेगा उतनी अवधि तक संसद न बनने पर मंत्री पद गवा देता है। ऑप्शन है आपके निरंतर 10 सप्ताह, निरंतर 6 महीना, निरंतर 6 सप्ताह, या फिर निरंतर 10 महीने। सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज निरंतर 6 महीने। कोई भी केंद्रीय संसद के किसी भी सदन का जो है 6 महीने तक, लगातार 6 महीने की अवधि तक अगर सदस्य नहीं बनने पर क्या होता है, मंत्री पद वो अपना गवा देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके मोहम्मद अली और शौकत अली, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर मौलाना अबुल कलाम। आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जवाब दीजिए। सो द राइट आंसर इज मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया था। ऑप्शन है आपके 1982, 1963, 1987, या फिर 1975। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1975। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध वर्ष वो 1975 में समाप्त किया गया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जनपद की 17 वर्षीय दाक्षायणी पांडे को उनके कार सुरक्षा मॉडल के लिए कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के लिए नामित किया गया था। 100% स्कॉलरशिप के लिए। ऑप्शन है आपके सोनभद्र, मऊ, सीतापुर, या फिर बरेली। सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, दे आर राइट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत यानी मरने के बाद कौन सा पुरस्कार मिला। ऑप्शन है आपके पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। चलिए बताइए सब लोग, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है।
ऑप्शन है आपके संत कबीर नगर, फैज़ाबाद, गोंडा या फिर उन्नाव। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, सभी लोग बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ पे है, ये बताना है। चंद्रप्रभा कौन सा है ये बताना है। किशनपुर, हस्तिनापुर या फिर रानीपुर। सबसे बड़ा वन्य विहार बताना है आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े CCU सेंटर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर किया गया था, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके BHU यानी बनारस, वाराणसी, SGPGI लखनऊ, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, BHU। ठीक है, BHU ट्रामा सेंटर में बनने वाला 150 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसको बोलते हैं CCU। ठीक है, CCU मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल केयर यूनिट। ये आधुनिक सुविधाओं का लैस होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दौरे के दौरान सेवापुरी के बरकी जनसभा स्थल से इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 17 दिसंबर 2023 को जीता है। ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने जीता हुआ था, बांग्लादेश को जीता था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। मीरा कुमार, मेघा पाटकर, ट्विंकल खन्ना या फिर एकता कपूर। वेलकम टू पैराडाइज नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ट्विंकल खन्ना, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है। ये पुस्तक जो है वो छोटी छोटी कथाओं का यानी लघु कथाओं का एक संग्रह है, जिसको बोलते हैं, जिसमें जो लव मैरिज और जो लोनली पेन होती है या फिर एलोनलेस जिसको बोलते हैं, ये सब से जूझ रही महिलाएं, उनके जटिल जीवन पर उन्होंने फोकस किया हुआ है। उनकी जो लाइफ होती है वो कितनी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, इसके बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण अक्टूबर 2023 में किया था। ठीक है, कौन सी मिसाइल का परीक्षण। ऑप्शन है आपके ब्रह्मोस, अस्त्र, धनुष 3 या फिर प्रहार। सभी लोग जवाब देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मोस। जो भारतीय वायुसेना है उन्होंने लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और ये परीक्षण जो था वो बंगाल की खाड़ी से किया गया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से किया गया था। और इस मिसाइल का जो परीक्षण है वो SU, ऐसे लिखो नोट डाउन कर लो चाहे, SU-30 MK फर्स्ट फाइटर जेट से किया गया था। और ये मिसाइल जो है लंबी दूरी पर दुश्मनों के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है, जहाँ पे भी दुश्मन छिपके बैठे हैं। सो आई होप आपकी जो क्लास है आपको बहुत पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय, टेक केयर।